नमस्कार, स्वागत है आपका DWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम मध्यकालीन भारत के तहत जो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है, उस यूनिट का 3.2 पार्ट देखेंगे, जिसके तहत हम मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं और मुगल साम्राज्य में भी हमने 4 वंश पढ़ चुके हैं, जैसे मुगल वंश बाबर बाबर को देखा था हमने इस वंश में और इसके साथ-साथ इसके बाद इसके पुत्र हुमायूँ को देखा और हुमायूँ के बाद हमने फिर देखा अकबर और अकबर के बाद नंबर आया था जहांगीर का और आज आज हम 2 शासकों को और देखेंगे, शाहजहां और औरंगजेब। और उसके बाद में जो मुगल साम्राज्य होगा उसके बाद में देखो चलेगा तो आगे भी उत्तर मुगलकालीन सम्राट आ जाएंगे, लेकिन जो मेन बादशाह होंगे वो मेन बादशाह आपके यही थे, छह: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, शाहजहां कौन था? तो देखो इससे भी पहले मैं आपको बता दूं हमने किस किस को देखा। देखो बाबर का जो समय रहा, वो बाबर का समय काल था 1526 से 1530 तक का काल। उसी तरीके से फिर अगला शासक बनेगा इसी का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का जो काल रहेगा वो 1530 से ये कह सकते हैं 56 तक रहेगा, लेकिन 40 से 55 तक तुर्क भी इसमें राज करेंगे। फिर उसके बाद में अकबर आ जाएगा, हुमायूं का पुत्र अकबर। और अकबर जो राज करेगा वो करेगा 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट बाद आएगा जहांगीर, अकबर का पुत्र। और जहांगीर का जो समय काल रहेगा वो रहेगा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। और 1627 ईस्वी के बाद में शुरुआत हो जाएगी आपकी शाहजहां की। और शाहजहां का ही बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। इसके दक्षिण की विजय के दौरान ही क्या था, जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाएगी। तो इसका जो समय काल रहेगा वो 1657 से लेकर 1658 तक चलेगा। इसके बारे में देख लेते हैं कौन था। माता का नाम जगत गोसाई था, जिसको क्या कहा जाता था? जोधा भी कहा जाता था। वास्तविक नाम इसका खुर्रम था। दक्षिण पर विजय के बाद जहांगीर ने इसे किसकी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। इसका प्रथम गुरु जो बनता है वह गुरु बनते हैं गुरु मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, और दूसरे बनते हैं हकीम गिलानी। हकीम गिलानी का ही प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर था? शाहजहां का पर था। जो ये बाद वाले गुरु थे इनका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? शाहजहां पर पड़ा। और इसका विवाह असफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, इससे हुआ था, जिसको इसने किसकी उपाधि दी थी? मुमताज महल की उपाधि दी थी। और इसी की याद में क्या बनेगा? ताजमहल, आगरे में ताजमहल बनेगा। तो इसका विवाह आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां कौन था? अबुल हसन। अबुल हसन की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इसी अर्जुमंद बानो बेगम को खुर्रम ने या शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि दी थी। जहांगीर की मृत्यु के समय यह कहाँ था? दक्षिण भारत में था। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखो पीछे भी हम देख चुके थे कि जो नूरजहां थी वो नूरजहां अपने दामाद शहरयार को चाहती थी कि ये बादशाह बने। तो इसी वजह से क्या था कि जो मुगल साम्राज्य था वो दो गुटों में बटा हुआ था। कुछ तो ऐसे थे जो नूरजहां के गुट के थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो खुर्रम के गुट को चाहते थे कि सो बादशाह बने, लेकिन कुछ चाहते थे कि नूरजहां में शहरयार वहां का बादशाह बने। तो इसी वजह से क्या था, यहाँ पर एक गृह युद्ध की सी स्थिति बन जाती है। लेकिन क्या हुआ, लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया गया इसे। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था, लेकिन भारत ने जो नूरजहां थी, नूरजहां ने शहरयार को लाहौर में क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया शहरयार को। लेकिन असफ खां चाहता था कि खुर्रम गद्दी पर बैठे। भाई असफ खां कौन था? असफ खां जो था ये ससुर था इसका, खुर्रम का, क्योंकि इसी की तो पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। इसलिए असफ खान ने खुसरो के पुत्र दावर बख्श को गद्दी पर बैठा दिया। एक खुसरो का पुत्र था। खुसरो कौन था? खुसरो था खुर्रम का बड़ा भाई। ये था, इसको इसको गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन इसे क्या बनाया गया? इसे नाम मात्र को गद्दी पर बैठाया गया था। क्यों? क्योंकि इसे क्या बनाना था? बलि का बकरा। जब तक खुर्रम दक्षिण भारत से लौट कर नहीं आ जाता, जब तक ये शासक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, इसको हटा दिया जाएगा और खुर्रम गद्दी पर बैठेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, असफ खान ने शहरयार को अंधा करवा दिया। मौका देखते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, शहरयार की कहानी यहाँ से क्या हो जाती है? खत्म। और एक ही दावेदार बचता है गद्दी का, कौन? केवल और केवल शाहजहां। अब यही राज करेगा आगे के लिए। इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है। तो शाहजहां के सैन्य अभियान, इसने कुछ सैन्य अभियान भी किए थे। देखो, हर राजा, हर बादशाह सैन्य अभियान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे अपना क्या करना है? क्षेत्र विस्तार करना है। और क्षेत्र विस्तार के साथ साथ क्या होंगे? तो सैन्य अभियान तो होंगे ही होंगे। 1634 में से छोटा तिब्बत पर अपना सैन्य अभियान कैसा, और यहाँ का शासक था अब्दाल। और इसे
जफर खान ने हराया था। मतलब ये जफर खान कौन था? जफर खान था इसका सेनापति। ऐसा नहीं था कि हर जगह सुल्तान ही जाता था, हर जगह बादशाह ही जाता था। ज्यादातर कौन जाते थे? सेनापति जाते थे। तो इसलिए अब्दाल को, जो छोटा तिब्बत का राजा था या शासक था अब्दाल, उसको जफर खान ने हराया था। फिर इसने अगला आक्रमण जो है उज्जैनिया पर किया था, और यहाँ का शासक था राजा प्रताप सिंह, और इसे फिरोज जंग ने हराया था। फिर रतनपुर का अभियान हुआ। रतनपुर का शासक था लक्ष्मण सिंह, और इसको हराया था अब्दुल्ला खान ने। फिर अगला अभियान हुआ पलमऊ का युद्ध। पलामऊ का अभियान हुआ। यहाँ का राजा प्रताप था, राजा प्रताप था। लेकिन इसे किसने हराया? इसे हराया शाइस्ता खान ने। फिर अगला अभियान क्या था? इसने मालवा का अभियान। और मालवा के अभियान, मालवा कहाँ पड़ता है? जगह मालवा पड़ती है आपकी एमपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है मालवा। तो 1632 में यहाँ पर आक्रमण हुआ, और यहाँ का शासक था भगीरथ। इसको हराया था नासिर खान ने। किसको किसने हराया? किस क्षेत्र का कौन राजा था? यहाँ से मैचिंग के लिए बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पूछ रहे कि छोटे तिब्बत का राजा, छोटे तिब्बत का शासक कौन था जब शाहजहां ने आक्रमण किया? तो अब्दाल। उसी तरह उज्जैनिया का शासक राजा प्रताप, रतनपुर का लक्ष्मण सिंह, मालवा का भगीरथ। इस तरीके से हमें शासकों को याद रखना है। तो अहमदनगर अभियान, अहमदनगर कहाँ है? दक्षिण में। अहमदनगर अभियान दक्षिण भारत का अभियान है। ये 1633 में हुआ था, और यहाँ का शासक था मुर्तजा निजाम शाह। इसे महाबत खान ने हराया था। इसने पीर खां को संरक्षण दिया था, और मलिक अंबर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र फतेह खां वजीर बनता है। यह खुद की सत्ता स्थापित करना चाहता था। यहाँ की सफलता के बाद औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर यह था कि जब अहमदनगर में विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के लिए कौन गया था? उसको दबाने के लिए गया था शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। और जब यहाँ इसे सफल हो गया, तो जब औरंगजेब अहमदनगर में सफल हो जाता है, तो औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। इसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। अब देखो कुछ अलग भी और भी अभियान हुए, जैसे गोलकुंडा का अभियान किया इसने। अब 1636 में हुआ। यहाँ का शासक अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला कुतुब शाह था यहाँ का शासक। इसे शाहजहां ने हराया था। स्वयं शाहजहां इसको यहाँ पर आना पड़ा। और इसका वजीर कौन था यहाँ पर? मोहम्मद सईद, या फिर हम इसे कह सकते हैं मीर जुमला, ने शाहजहां को क्या दिया था? इसका वजीर मोहम्मद सईद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। और बाद में इसी कोहिनूर हीरो को शाहजहां अपने तख्ते ताउस में लगवा देगा। तख्ते ताउस, इस पर बैठकर ये न्याय करता था, उसी को तख्ते ताउस कहा गया। तो तख्ते ताउस पर में लगाएगा ये कोहिनूर हीरा। इसके बारे में मैंने आपको सल्तनत काल में अच्छे से बताया था कि किस तरीके से कोहिनूर हीरा भारत से निकलकर ब्रिटेन तक पहुंचा। तो यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है, तो आप दिल्ली सल्तनत के पार्ट को भी देख सकते हैं। एक ही वीडियो में पूरा दिल्ली सल्तनत आपका कवर है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है। आप उसे रिफर कर सकते हैं। बीजापुर का अभियान 1636 में हुआ, और यहाँ का शासक था मोहम्मद आदिल शाह। इसको शाहजहां ने हराया था। तो दो, गोलकुंडा का अभियान हुआ, उसको भी शाहजहां ने हराया। जबकि जो बीजापुर का अभियान हुआ, तो उसमें भी शाहजहां ने ही हराया था आगे शासक को। फिर अगला अभियान हुआ कांधार पर। अब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण अभियान होगा, क्योंकि ना तो इसे शाहजहां जीत पाएगा इस क्षेत्र को, और ना ही इसको अ, औरंगजेब जीत पाएगा कभी भी। और यहाँ का शासक था शाह अब्बास द्वितीय है। इसे दौलत खान ने हराया था, लेकिन बाद में दौलत खां को ईरान के शासक अली मर्दान ने हरा दिया। और जब ये अली मर्दान ने हरा दिया, तो जो कांधार मुगलों से मुगलों के क्षेत्राधिकार में आया था, वो 1649 में कांधार क्या हो जाएगा? फिर से मुगलों से अलग हो जाएगा। और शाहजहां देखो कई बार प्रयास करता है इसे मुगल साम्राज्य में मिलाने का, कांधार को, लेकिन मिला नहीं पाता। इसके बाद में, शाहजहां के बाद में शासन आएगा औरंगजेब का। औरंगजेब भी भरकस प्रयास करता है, लेकिन कांधार को पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मिला नहीं पाते ये लोग। अगला अभियान होगा बल्ख खां का, और 1646 में होगा। यहाँ का शासक नजर मोहम्मद था। इसे मुराद ने हराया था। शाहजहां का पुत्र था मुराद भी, लेकिन इसने नजर मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज को हराया था, ये ध्यान रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बख्शखां में एक मित्र शासक को लाना था। मतलब ये चाहते थे कि जो पश्चिम से बार बार आक्रमण हो रहे थे, जैसे रसिया से, रूस से आक्रमण हो रहे थे, इन क्षेत्रों से बचने के लिए ये एक पश्चिम में एक मित्र राष्ट्र चाहते थे, मित्र राजा चाहते थे। और उसी की तलाश में भी थे ये लोग, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई मित्र मिल नहीं पाता ठीक से। शाहजहां के शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, जैसे खाने जहां का विद्रोह हुआ, खाने जहां लोधी का विद्रोह हुआ, और इसे महाबत खां और अब्दुल्ला खां ने दबाया था। दो सेनापति गए थे। कब चला? 1628 से 1631 के बीच चला। बुंदेलों का विद्रोह हुआ था 1628 में।
इसे जुझार सिंह और औरंगजेब ने आकर दबाया था। जुझार सिंह और औरंगजेब दोनों आए थे यहाँ पर। इसमें मुगलों की सहायता किसने की थी? देवी सिंह ने की थी। एक हिंदू व्यक्ति था देवी सिंह, इसने इसकी सहायता की थी मुगलों की। इसके बदले में शाहजहां ने ओरछा देवी सिंह को दे दिया था। जो ओरछा का क्षेत्र था, शाहजहां को शाहजहां ने ओरछा देवी सिंह को दे दिया, यहाँ पर भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया था। इससे जुझार सिंह और औरंगजेब की सहायता करने के कारण ही शाहजहां ने देवी सिंह को ओरछा का क्षेत्र दे दिया था। अगला पुर्तगालियों का विद्रोह हो जाता है। 1631 से 1632 तक चलता है। देखो पुर्तगाली एंट्री कर जाते हैं कब भारत में? 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को भारत की धरती पर पैर रखता है वास्को डी गामा। तो यहाँ से इनकी एंट्री शुरू हो जाती है और ये समय किसका? 1631 से 32 तक का। तो ये पुर्तगाली जो थे अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे यहाँ से। इसे कासिम अली खान ने दबाया था यहाँ पर। और अगला विद्रोह होगा सिख विद्रोह। और 1628 में शाहजहां का प्रिय बाज उड़कर कहाँ चला जाता है? सिख गुरु हरगोविंद के खेमे में पहुंच जाता है और इसी को लेकर क्या होता है? विवाद खड़ा हो जाता है। और जब विवाद खड़ा हो जाता है तो शाहजहां का जो प्रिय बाज था, जो उड़कर सिख गुरु के हरगोविंद के वहां पर गया था, वो उसे देने से मना कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है? इसे लेने के लिए क्या करता है शाहजहां? युद्ध का ऐलान कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? सिख जो संप्रदाय था, सिख धर्म के जो लोग थे, वो विद्रोह कर देते हैं। हरगोविंद हरगोविंद ने गोविंदगढ़ नामक शहर की स्थापना की। इस प्रकार अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी जब इन्होंने हर गोविंदगढ़ की स्थापना कर दी थी। तो बीदी चंद्र ने शाही घुड़सवार से 2 घोड़े चुराकर हरगोविंद सिंह को भी दे दिए थे। तो कई कंडीशन बनी थी सिखों से युद्ध करने के। तो इसी वजह से क्या था? बार बार सिखों क्या कर देते थे? विद्रोह जैसी प्रवृत्तियों को अपनाते थे। शाहजहां के शासनकाल के प्रमुख यूरोपीय कौन कौन आए थे? देखो हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये यूरोपीय वगैरह का, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। पीटर मुंडी कब आया था? तो 1630 से 1634 के बीच आया। अंग्रेज यात्री था। इसने दुर्भिक्ष और प्लेग का वर्णन किया है और कहा है कि रास्ते में सब पड़े रहते थे जिनसे दुर्गंध आती रहती थी। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि ये जो रास्ते में, ये यहाँ पर मारकाट इतनी होती थी इसके अनुसार भारत में, कि इनको अंतिम जो सब पड़े हुए थे सड़कों पर या रास्तों पर, उनको अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं मिलता था। इसलिए वो जो सब पड़े रहते थे सड़कों पर, उनसे दुर्गंध आती रहती थी। तो उसी का वर्णन करता है। जैसे प्लेग, प्लेग किससे होती है? चूहे से बीमारी होती है। प्लेग की बीमारी चूहे से होती है। तो इस तरह से जैसे चूहों में प्लेग फैल जाए और चूहे मर जाएं, इकट्ठा मरे 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 पड़ रहे हैं प्लेग और उनसे बदबू आती रहे, तो उसी प्रकार से ये वर्णन करता है भारतीय लोगों का, कि भारत के रास्ते में सब पड़े रहते थे। जिस तरीके से प्लेग के कारण चूहों के मरने से इकट्ठा चूहे एक साथ पड़े हुए मिलते हैं, तो उसी तरीके से रास्ते में सब पड़े हुए मिलते थे जिनसे क्या आती रहती थी? दुर्गंध आती रहती थी। अगला अगला यूरोपीय आता है जॉन बैप्टिस्ट डस्ट रेविनियर। यह एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। इसने पूर्व दिशा में 7 यात्राएं की थी, जिनमें से 6 इसकी भारत की यात्राएं थी। इसने मथुरा के केशव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का भी वर्णन अपनी पुस्तिका किसमें? सेवरन बैटिस्ट में किया है। तो सेवरन बैटिस्ट क्या है? सेवरन बैटिस्ट है एक पुस्तक किसकी? जॉन बैप्टिस्ट रेवेनियर की। और इसने क्या करा है? मथुरा के केशव मंदिर का वर्णन और काशी विश्वनाथ, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्णन भी इसने अपनी पुस्तक में किया है। फिर अगला आता है निकोलो मनुच्ची। ये 1608 से 1708 के बीच में आया था। यह इतालवी यात्री था, मतलब इटली का यात्री था ये। दारा सिकों की सेना में तोपची था ये। बाद में चिकित्सक बन जाता है। इसने स्टोरियो डी मोगोरो की रचना की थी, एक पुस्तक थी। और इसी 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। दर्पण होता है कि जैसे आप चेहरा देख लेते हैं ना दर्पण में अपना, कि किस तरह से चेहरा है, उसी तरीके से 1700 ईस्वी में भारत की स्थिति कैसी थी, वो इसकी इस पुस्तक स्टोरियो डी मोगेरो में दिखाई देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है इसकी पुस्तक को। नेक्स्ट अगला जो यूरोपीय आया वो था फ्रांसीसी बर्नियर। 1605 से 1777 के बीच आया, 1717 के बीच आया। कौन था? चिकित्सक था। इसकी मृत्यु मद्रास में हो जाती है। इसने बनारस की तुलना एथेंस से की। जैसे देखो एथेंस जो है बहुत ही पुराना नगर है, उसी प्रकार भारत में बनारस भी क्या है? एक बहुत ही पुराना नगर है। इसी वजह से कहता है, इसी वजह से ये बनारस की तुलना एथेंस से करता है। जब राजा जयसिंह ने पुरंदर पर घेरा डाला था, तो यह भी क्या था? साथ था फ्रांसीसी बर्नियर।
फिर 1632 में अकबर के द्वारा बनवाए गए मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया शाहजहां ने। और खंपात के निवासियों की प्रार्थना पर इसने गोवध को भी प्रतिबंधित कर दिया था। गोवध किसने प्रतिबंधित करा था? देखो, अकबर ने भी प्रतिबंधित कर दिया था गोवध। हालांकि बाद में शाहजहां ने भी प्रतिबंधित कर दिया। सिजदा और पैबोस। सिजदा क्या थी? सिजदा थी पैरों घुटने के बल बैठकर, घुटने बादशाह के आगे घुटने के बल बैठना। और पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के पैरों को चूमना या बादशाह के पैरों को चूमना। ये किसने, देखो, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? याद करो, दिल्ली सल्तनत में बलबन था, गुलाम वंश में। तो बलबन ने ही सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू किया था। लेकिन शाहजहां ने सिजदा और पैबोस पर प्रतिबंध लगाकर इसके स्थान पर क्या ले आया? चार ए तस्लीम ले आया, की स्थापना की थी। अब इसमें क्या होता था चार ए तस्लीम में? इसमें यह था कि घुटनों के बल नहीं बैठा जाता था, केवल बादशाह के सामने खड़ा हुआ रहता था, वो भी सिर झुकाकर। बस इतना होता था काम यहाँ पर। इसने इलाही सम्मत को समाप्त कर दिया, जो अकबर द्वारा चलाया गया था। और इसके स्थान पर क्या ले आया? हिजरी सम्मत की इसने पुनः स्थापना की। इसने तीर्थकर यात्रा को पुनः चालू कर दिया। देखो, तीर्थकर किसने समाप्त किया था? तो तीर्थकर समाप्त किया था अकबर ने। पुनः प्रारंभ किसने कर दिया? पुनः प्रारंभ कर दिया शाहजहां ने, अकबर के पोते ने। अकबर के पोते शाहजहां ने ही इसको फिर से प्रारंभ कर दिया था। शाहजहां ने एक मात्र राजपूत जिसे उच्च पद प्रदान किया था, वो कौन थे? रघुनाथ। शाहजहां के समय में सबसे उच्च पद पर यदि कोई हिंदू था तो वो रघुनाथ थे। इसने आना नामक सिक्के चलवाए थे। इसके शासनकाल में जो प्रमुख कवि थे वो संगीतकार और इतिहासकार कौन कौन से थे वो देख लेने हमें। देख, जैसे कुदसी पहला दरबारी कवि था, बाद में अबू कलीम हो गया था। पहला दरबारी कवि कौन बनता है? कुदसी, बाद में अबुल कलीम हो जाता है। फिर सौदाई गिलानी, यह विशुद्ध फारसी कवि था। सौदाई गिलानी कौन था? विशुद्ध का मतलब होता है पूरी तरीके से फारसी भाषा का कवि था ये। और इसे अन्य भाषाएं नहीं आती, आती भी होंगी तो थोड़ी बहुत, लेकिन कविताएं जो करता था, ग्रंथों की जो रचना करता था, पुस्तकों की जो रचना करता था, वो केवल और केवल फारसी भाषा में। इसलिए सौदाई गिलानी था। इसीलिए सौदाई गिलानी को क्या कहा गया? विशुद्ध फारसी का कवि कहा गया था। चंद्रबार ब्राह्मण ने चार चवन ग्रंथ की रचना की थी। अबुल फजल की शैलियों को संग्रहित करके नई शैली का विकास किया इसने। और यह पहला हिंदू था जिसने शैली का विकास किया था। भारतीय इतिहास में पहला हिंदू कौन था मुस्लिम साम्राज्य में जिसने एक शैली का विकास किया था? तो वो था चंद्रभान ब्राह्मण। अमीनी कजवीनी पहला सरकारी इतिहासकार जिसने पादशाह नामा की रचना की थी। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन था? अब्दुल हमीद ने बादशाह नामा की रचना की थी। और इनायत खान ने शाहजहां नामा की ये रचना की थी। ये आप फिर से याद रखना कि ये जो इनके बादशाहों के ऊपर जो रचना की जा रही है, किस किसने की जा रही है। देखो, फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। बाबर नामा किसने लिखी थी? बाबर नामा, बाबर नामा लिखी थी स्वयं बाबर ने। फिर हुमायूं नामा किसने लिखी? उसके बाद हुमायूं आता है बाबर के बाद, तो हुमायूं नामा लिखी थी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, गुलबदन। और तीसरी आती है जहांगीरी, जहांगीर नामा, जहांगीर नामा। तो जहांगीर नामा की रचना की थी जहांगीर ने, खुद जहांगीर ने की थी। उसके बाद में पुस्तक आती है अगली, अकबर। और अकबर नामा की रचना किसने कर दी? अकबर नामा की रचना कर दी अबुल फजल ने, अबुल फजल। और उसके बाद में अकबर के बाद में, सॉरी, अकबर ऊपर आता हुमायूं से और जहांगीर नीचे जाएगा, क्रम भी थोड़ा याद रखना। तो उसके बाद में जो आपका शाहजहां बनेगा, जो जहांगीर का पुत्र होगा शाहजहां। और जहांगीर नहीं, शाहजहां नामा किसने की, शाहजहां नामा की रचना किसने की थी? इनायत खान ने। ये आप ध्यान रखना कि शाहजहां नामा की रचना किसने की? तो इनायत खान ने। कादरी और विरसस ये इतिहासकार थे। विरसस, कादरी और विरसस जो थे इतिहासकार थे। सुंदर कवि राय राजदूत के साथ साथ कवि भी था। मतलब ये एक राजदूत की भी पदवी पर था और एक ये क्या था? ये एक कवि भी था। चिंतामणि ब्रज भाषा के कवि थे। इसके दरबार में आने से पहले कहाँ थे? मकरंद साहा के साथ के दरबार में रहते थे। कविंद्राचार्य को शाहजहां ने सरस्वती की उपाधि दी थी। मतलब इनका गायन इतना प्रमुख था, इतना फेमस था कि शाहजहां ने इन्हें उल्टा सरस्वती की ही उपाधि दे दी थी। कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने वाराणसी के लोगों पर तीर्थकर नहीं लगाया था। तो वो तीर्थकर फिर से स्टार्ट हो गया था, जो अकबर ने समाप्त किया था। लेकिन लेकिन इनके कहने पर, कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने वाराणसी की जनता पर तीर्थकर नहीं लगाया। शिरोमणि मिश्र, भूषण और हरिनाथ ये प्रमुख हिंदी कवि थे। शिरोमणि मिश्र,
भूषण और हरिनाथ कौन थे? ये प्रमुख हिंदी के कवि थे। किसके शासनकाल के? शाहजहां के शासनकाल के। फिर लाल खां प्रमुख संगीतकार था। और यह कौन था? लाल खां तानसेन का पुत्र था। जरा बताओ तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरा ये बताओ कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। ये ध्यान रखना कि जो तानसेन का जन्म था वो पीछे भी बता चुका हूँ कि अकबर के नवरत्नों में से एक था ये। तानसेन का जन्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह ध्रुपद राग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इसे गुण समुद्र की उपाधि मिली हुई थी। जगन्नाथ महाकवि राय की उपाधि मिली हुई थी जगन्नाथ को। और एक और थे खुशहाल खां और विश्राम खां, ये संगीत प्रेमी थे। तो ये शाहजहां के शासनकाल के कुछ क्या थे? कवि, इतिहासकार, कलाकार, इस तरह से थे। और देखो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि कई सारी इमारतें इसके काल में बनेंगी। इसी वजह से शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हर बादशाह की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होंगी जो आपको ध्यान रखनी है। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहने वाले कौन कौन थे? खफी खां, बहारमल, बर्नियर और मनुची थे। और सर्वाधिक प्रांत जो थे वो शाहजहां के काल में ही थे। कितने? 22 प्रांत थे। शाहजहां के काल में जो मुगल साम्राज्य बटा हुआ था वो 22 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने फैजी नामक नहर खुदवाई थी। नहरे साहिब को ठीक कराकर इसको 60 किलोमीटर और लंबा करा दिया। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? नहरे सहा रख दिया। मोरलैंड ने इसके शासनकाल को कृषक शांति कहा है। शांति मतलब एक तरीके से कृषकों के लिए शांति का काल कहा है इसको मोरलैंड ने। ये इतिहासकार था, ये अंग्रेज इतिहासकार था। ट्रेबियन ने कहा है कि शाहजहां अपनी प्रजा पर शासक की तरह न शासन करके जैसे पुत्र परिवार को मानता है उसी प्रकार प्रजा को मानता था। शाहजहां मतलब ट्रेविनियर ये कहते हैं कि शाहजहां अपनी प्रजा पर शासक की तरह कार्य नहीं करता था, शासक की तरह अपने आदेश नहीं थोपता था। ऐसे मानो जैसे एक पुत्र परिवार के लिए होता है ना, उसी तरीके से शाहजहां एक अपनी प्रजा के लिए था। इब्न हरण ने रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्र राय का फारसी में अनुवाद किया था। ज्योतिषी मुल्ला फरीद ने जिज ए शाह जटानी नामक पुस्तक की रचना की थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल को संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। मतलब सबसे ज्यादा संगमरमर का यदि प्रयोग हुआ तो वो किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो वो शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ था। अब देखो कुछ इसने भवन निर्माण करवाए थे, जैसे आगरा के भवन। आगरा के भवन में इसने किसका निर्माण करवाया? सबसे पहले ताजमहल फेमस है। और जो विश्व के 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे, 7 अजूबे में से ताजमहल एक अजूबा भी है। इसे वफादार आशिक का खराज कहा जाता है। देखो क्यों? क्योंकि जो इसकी पत्नी थी मुमताज महल की मृत्यु पर ही इसने किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। और मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें आज भी कहाँ हैं? वो इसी ताजमहल में बनी हुई हैं। काव्यात्मक रूप से संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसका वास्तुकार, ताजमहल का जो वास्तुकार था वो था अहमद लाहौरी। और इसे नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। इसको जो ताजमहल को बनाने वाला था उस्ताद अहमद लाहौरी, इसको नादिर उल असरार की उपाधि दी गई। इटली के वास्तुकार गैरीनियो ने भी इसका डिजाइन तैयार किया था। गैरीनियो का भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान था। और जो प्रमुख मिस्त्री था यहाँ का वो था इंसाफ। इसको ताजमहल को बनने में लगभग 22 साल का समय लगा था। तो संगमरमर कहाँ से आया आता था? मकराना की खान से। मकराना कहाँ है? राजस्थान में। मकराना की खान से संगमरमर को लाया जाता था। फिर दीवाने आम आगरे में ही अकबर ने बनवाया था, लेकिन इसे 1627 में शाहजहां ने किसका बनवाया था? संगमरमर का। ये ध्यान रखना है कि आगरे का दीवाने आम जो बनवाया था वो अकबर ने, लेकिन शाहजहां ने इसे 1627 में संगमरमर का बनवा दिया था। आगरे में आगरे के किले की पहली संगमरमर की इमारत है ये। इसी में बेबादल खां द्वारा निर्मित तख्त ताउस का निर्माण हुआ था। इसे कौन ले जाता बाद में? नादिर शाह ले जाता ठाकर। फिर आगरे में ही इसने दीवाने खास का निर्माण करवाया। ये क्या थी? जो दीवाने खास थी शाहजहां की सबसे प्रिय इमारतों में से एक थी। आगरे में ही इसने शीश महल का निर्माण करवाया। ये शास्त्रीय शाही स्नानागार था।
जैसे इसे बोलते हैं बाथरूम। इस तरीके से शाही स्नानागार के नाम से जाना गया इसे। मोती मस्जिद आगरे के किले में अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में इसने इसका निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद, ध्यान रखना, मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, मोती मस्जिद कहाँ है, और आगरे में भी है। जामा मस्जिद आगरे के किले में जहां आरा ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना कि जामा मस्जिद भी क्या है, कई जगह मिल जाती है। आगरे में भी जामा मस्जिद मिलेगी और दिल्ली में भी जामा मस्जिद मिलेगी देखने को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां ने करवाया था। इसे शाही विधान की सुंदर कृति कहा जाता है। इसको, इस जामा मस्जिद को, आगरे की जामा मस्जिद को। और देखो, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज और नगीना मस्जिद इत्यादि भी इसी ने बनवाई थी आगरे के अंदर। कुछ दिल्ली के भवन भी बने थे, जैसे दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। ध्यान रखना, आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। इसमें इसी में दीवाने आम है, इसी में दीवाने खास है, और इसी में रंग महल है, और इसी में इम्तियाज महल भी है। और इसका जो वास्तुकार था लाल किले का, वो था हमीद और अहमद। ये ध्यान रखना है। इसे महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। इसे पहले किला ए मुबारक कहा जाता था। इसको, लाल किले को। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? लाल किला पड़ा, रेड फोर्ट। इसकी डिजाइन अटपहल पद्धति पर आधारित थी। यह मुगलों द्वारा बनवाया गया अंतिम दुर्ग था। इसके बाद में कोई दुर्ग बनवाया ही नहीं गया। औरंगजेब को तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि औरंगजेब कैसा इलझ गया, जाके दक्षिण भारत में इलझ गया और वहीं पर ही इलझा रह गया औरंगजेब। इस महल में चांदी और सोने का कार्य भी हुआ था, मतलब जरी का कार्य भी हुआ था इसमें। इसके दोनों तरफ हयात बख्श उद्यान है, और इसमें सावन और भादों नामक दो मंडप भी बनवाए गए हैं। तो देखो, मंडप कैसे बनते हैं, आकृतियां कैसी होती थी, शिखर क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ? कला और संस्कृति वाले टॉपिक में। कला और संस्कृति, देखो प्री में तो पूछा नहीं जाता इससे रिलेटेड। ये पूरा का पूरा कला और संस्कृति का टॉपिक किसका है? ये है आपका मेंस का पॉइंट। जब हम मेंस पढ़ेंगे तो वहां भी देख लेंगे इसको। तो जामा मस्जिद, दिल्ली में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां के बच्चे कौन कौन से थे? देखो, दारा शिकोह इसका एक पुत्र थे। ये शाहजहां का क्या था? सबसे बड़ा पुत्र था। इसे शाह बुलंद की उपाधि मिली हुई थी। इसे मुल्तान, पंजाब, इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो 3 क्षेत्रों का ये सूबेदार था। लैन पूल ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। और अकबर भी इसे चाहता था, क्या बनाना? अकबर भी इसे बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन जहांगीर, सॉरी, ये जहांगीर का पुत्र नहीं था। ये जो था दारा शिकोह, ये आपका शाहजहां का पुत्र था। जहां आरा ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया था। जहां आरा कौन थी? जहां आरा थी दारा शिकोह की बहन। ठीक। शाहजहां ने सिर ए अकबर ए शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। फिर अगला पुत्र था इसका शाह शुजा ने इसे बंगाल का सूबेदार बनाया था। मतलब शाहजहां ने शाह शुजा को बंगाल का सूबेदारी नियुक्त की थी। और उसके बाद में था औरंगजेब। और औरंगजेब, शाहजहां ने इसे दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया था, दक्षिण का। इसका साथ किसने दिया था? रोशन आरा ने। रोशन आरा कौन थी? वो भी इनकी बहन थी। तो इसका जो जन्म होगा वो कहाँ होगा? 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद या धुध नामक स्थान पर हुआ था। किसका? औरंगजेब। ये औरंगजेब के जन्म के बारे में जब हम औरंगजेब को पढ़ेंगे तो वहां भी और डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये देखेंगे क्योंकि शाहजहां की मृत्यु के बाद क्या होगा? मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाएगा। जैसे दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध छिड़ेगा। और इनके युद्ध कब कब होंगे, ये डेट आपको परमानेंट याद रखनी है, पर्टिकुलर याद रखनी है, क्योंकि 2000 पीसीएस 2022 में यहीं से सवाल पूछा था, मैच कराने के लिए इसने, आयोग ने। अगला जो बनता है, अगला अगला पुत्र था इसका मुराद। मालवा और गुजरात का सूबेदार था ये। और ये कौन था? सबसे छोटा पुत्र था। इसका समर्थन करेगी इसकी बहन गोहन आरा। तो इसे कुल का कलंक भी कहा जाता है मुराद को। अब देखो, 4+3, ये जीवित बच्चे थे शाहजहां के। मतलब 3 तो पुत्रियां थी और 4 पुत्र थे, ये जीवित थे। और भी हुए थे, लेकिन वो क्या होते? मर गए थे बचपन में ही, या जन्म के समय ही। तो देखो, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ेगा। किस किस के बीच छिड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। बहादुरपुर का युद्ध। देखो, होंगे तो ये सारे सब 1658 के आसपास ही लगभग। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि अब आपको कंप्लीट डेट याद रखनी पड़ेगी। तो यदि 1658, 59, 60 में होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही साल में अलग अलग डेट पर, अलग अलग दिनों पर युद्ध हो रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे बहादुरपुर का युद्ध हुआ,
कब हुआ? जो तो 14 फरवरी 1658। किसके बीच हुआ? तो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह और शाह शुजा के बीच हुआ था ये। इसमें क्या हो जाता है, शाह शुजा हार जाता है और जो था दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान सिंह वो जीत जाता है। अगला युद्ध होगा धर्मट का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 को हुआ था ये। औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना के बीच दारा सिकोह की सेना का कौन सेनापति था? जसवंत सिंह के बीच हुआ था। इसमें जसवंत सिंह हार जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है कि औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने मिलकर जसवंत सिंह की सेना को हरा दिया। और जसवंत सिंह किसका सेनापति था? वो था दारा सिकोह का सेनापति। तो इस बहाने क्या हुआ, जसवंत सिंह की तो हार हुई हुई, तो दारा सिकोह की भी हार ऑटोमेटिक हो गई। क्यों? क्योंकि जो सेनापति हारा था जसवंत सिंह, वो ही सेनापति दारा सिकोह का था। फिर अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध होगा। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच फिर से होगा एक बार। और इस बीच में क्या होगा, दारा शिकोह हार जाता है और इसी दौरान मुराद को ग्वालियर के दुर्ग में बंदी बना लिया जाता है। और यही क्या था, यही निर्णायक युद्ध था। देखो दारा शिकोह की भी इंगे दारा शिकोह की भी जो थी वो राड़ कटी, और उधर क्या हुआ, मुराद को भी ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया गया। फिर अगला युद्ध होता है खजुआह का युद्ध। 15 जनवरी 1659 को होता है ये। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। तो इसमें शाह शुजा हार जाता है और अरकान के जंगलों में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है शाह शुजा की। तो बचा कौन? औरंगजेब। फिर जो अगला युद्ध होगा वो निर्णायक युद्ध होगा, देवराय का युद्ध। 15 मार्च 1659 को होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। इसमें दारा शिकोह पराजित हो जाता है और दारा शिकोह इसी युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। तो इसकी क्या हो जाती है, कहानी दारा शिकोह की खत्म। और बचा कौन? केवल और केवल एक ही बचा, औरंगजेब। अब मुगल गद्दी पर कौन बैठेगा? बैठेगा आपका औरंगजेब। तो दारा शिकोह की कुछ रचनाएं भी हैं, यहीं देख लेते हैं दारा शिकोह की रचनाओं को। सफीनत उल औलिया सूफी संतों की जीवनी तथा विचारों का संग्रह है इसमें। सकीनत उल औलिया मियां मीर और मुल्ला साहब बदाख्शी का जीवन परिचय है इसमें। देखो, जितने भी संप्रदाय आए, मुस्लिम धर्म में जितने भी संप्रदाय होंगे, उनको हम सब एक साथ देखेंगे। जैसे ही हमारा मुगल साम्राज्य खत्म होगा, उसी समय देखेंगे हम क्या, कि जो संप्रदाय आएंगे, मुस्लिम संप्रदाय आएंगे, वो कौन कौन से थे, कौन किस संप्रदाय की स्थापना करेगा। जैसे चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इस तरीके के वहां पर आपको संप्रदाय देखने को मिलेंगे। फिर मजम उल बहरीन दो समुद्रों का मिलन है, अर्थात हिंदू और मुस्लिमों का मिलन के ऊपर इसने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक की रचना की थी, दारा सिकोह ने। अब बढ़ते हैं हम औरंगजेब की तरफ को। औरंगजेब कौन था, कैसे था? देखो, औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान, और यही इसकी नीति क्या होगी, इसके पतन का कारण बनेगी। क्योंकि देखो, अपने धर्म के प्रति कट्टर होना ठीक है, चलो एक बात ठीक है कि हाँ अपने धर्म के प्रति वो कट्टर है, अपने धर्म के नियमों को अच्छे से मानता है। लेकिन जब आप अपने धर्म के नियमों को दूसरे धर्मों के लिए थोप दोगे ना, तो वो बात वहां पर गलत हो जाएगी। और वही काम किसने करा था, इस औरंगजेब ने किया था। ये कुरान के अकॉर्डिंग शासन करना चाहता था, करो, लेकिन हिंदू धर्म में भी इसने क्या करा, कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी वजह से क्या हुआ, सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय में होंगे। कारण आप समझ गए होंगे कि कुरान को यदि कोई व्यक्ति आधार बनाएगा शासन का, तो मुस्लिम धर्म तो है नहीं अकेला उस क्षेत्र में, और भी तो धर्म थे। और इसी वजह से जो और धर्म के लोग थे वो विद्रोह पर तुलेंगे आकर। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब? 1657 में। एक तो सामूगढ़ के युद्ध के जीतने के बाद आगरा के किले में करवा दिया। फिर 1659 में फिर दूसरा देवराय के युद्ध में दिल्ली में करवाया था इसने अपना राज्याभिषेक। इसका प्रथम गुरु अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी था। और विशेष प्रभाव इसका जिस पर इसका विषय सॉरी जिसका इस पर प्रभाव पड़ा वो था मीर हकीम गिलानी। मीर हकीम गिलानी का इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने धर्म के प्रति क्या था, बहुत ही ज्यादा कट्टर था। इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, और कभी कभी इसे आलमगीर भी कहा जाता है। कहीं कहीं सवालों में आपको आलमगीर भी सीधा मिल जाएगा। इसका मतलब यदि वो आलमगीर की बात कर रहा है तो कौन है वो, आलमगीर। औरंगजेब ही आलमगीर है, क्योंकि औरंगजेब को ही उपाधि मिली हुई थी आलमगीर की। कौन कौन पत्नियां थी इसकी औरंगजेब की? देखो, दिलरास बानो बेगम थी, ये इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। और इसकी इसी से पुत्र हुआ था मोहम्मद आजम। जिस पुत्र का जन्म हुआ दिलरास बानो बेगम से, वो हुआ मोहम्मद आजम।
फिर नवाब बाई थी इसकी पत्नी, इससे पुत्र मुअज्जम उत्पन्न हुआ था और ये क्या था, सबसे बड़ा पुत्र था। और फिर थी उदयपुरी महल, इसका पुत्र था कामबख्श और ये कौन था, सबसे छोटा था इसका। अब जब देखो जो औरंगजेब की मृत्यु होगी या औरंगजेब मृत्यु के कगार पर होगा तो इनमें इनमें भी क्या होगा, ये जो लोग हैं, ये जो इसके बच्चे हैं औरंगजेब के, इनमें भी उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि जितने भी मुगल बादशाह होंगे, किसी का भी अंत समय सही से नहीं गुजरेगा, सब ऐसे के ऐसे ही मरेंगे। किसी की तो अर्थी को क्या होगा, किसी को, जो आप ये कह सकते हैं, किसी का जो जनाजा दे जाएगा किसी भी मुगल बादशाह का, उसे कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। तो मोहम्मद मोहम्मद सुल्तान शाहजहां ने, शाहजहां को आगरा के किले में क्या कर दिया गया, शाहबुर्ज में बंदी बना लिया गया। जो मोहम्मद सुल्तान था इसने शाहजहां को बंदी बनाया और कहाँ डाल दिया, आगरे के किले में डाल दिया। अब सोचो, जब पुत्र ही अपने पिता को क्या कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, और उससे भी ज्यादा इनकी बेकदरी क्या होगी। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी संतान इसकी पुत्री क्या थी, चैबुनिसा थी। यह मुखपी नाम से कविताएं लिखती थी। इसने बैतुल उल्म पुस्तकालय का निर्माण कहाँ करवाया था, दिल्ली में करवाया था। बैतुल उल पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया, तो जैबुनिसा ने करवाया। किस नाम से कविताएं लिखती थी, तो ये मुखपी नाम से कविताएं लिखती थी। और उसके साथ साथ इसने दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। इसकी कविताओं का संग्रह क्या है, दीवाने मखफी के नाम से संग्रहित है। मुगल काल में पुस्तकालय की देखरेख निजाम करता था। यदि कोई लाइब्रेरी बनी हुई है तो उसकी देखरेख करेगा निजाम। इसने राहदारी कर कैसा होता था, परिवहन, मतलब जो यात्रा पर कर लगता था। यदि आप मान लो सामान को इस क्षेत्र से यहाँ ले जाना है, तो उस पर कौन सा कर लगता था, राहदारी कर। पांडारी कर, ये चुंगी कर होता था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए क्या कर लिया जाता था, चुंगी कर लिया जाता था। दोनों को समाप्त कर दिया इसने। किसानों पर लगाए जाने वाले अवाब कर को इसने समाप्त कर दिया। अब देखो इसने क्या क्या करा। इसने अपने क्षेत्र में मदपान, जुआ, वेश्यावृत्ति, भांग की खेती, झरोका दर्शन, न्योरोज त्योहार, राजपूतों का टीका दिया जाना, सिक्कों पर कलमा लिखवाना, दरबार में ज्योतिषी, संगीत, सती प्रथा, दास प्रथा, बादशाह को सोने चांदी में तोलने की प्रथा, सबको समाप्त कर दिया। क्योंकि ये जो इस तरह की कंडीशन थी, ये जो सब यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली कंडीशन थी जो थी ये सब की सब क्या थी, इस्लाम में वर्जित थी। इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से कट्टर मुसलमान होने की वजह से औरंगजेब इन सब चीजों को बंद कर देगा। इसने राजकोष के विवरण के लिए सूर्य पंचांग की जगह चंद्र पंचांग की शुरुआत की थी। अब इसने कुछ सैन्य अभियान भी किए थे, जैसे असम और कूच का अभियान किया था। कब हुआ था, 1657 से 70 के बीच हुआ था। शाह सुजा की मृत्यु के बाद अहोम और कूच जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। जिसमें अहोम कौन सा है, देखो अहोम जो है असम के क्षेत्र को ही कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र जो, जिसमें पहला विद्रोह 1657 में कूच के शासक प्रेम नारायण ने मुगलों के कुछ क्षेत्र को लूट कर लिया। मतलब जैसे ही कुछ क्षेत्र क्या होता है, जैसे ही जहां पर भी मुगल थोड़े से कमजोर पड़ते थे, तो जो क्षेत्रीय राजा थे वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे। तो इसी वजह से क्या करना पड़ा, असम और पूंछ का अभियान किया था इसने, कब, 65 से 57 से 70 के बीच में। 1658 में अहोम ने गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्रों को लूटा। मीर जुमला ने सबसे पहले कूच बिहार को जीता था। मीर जुमला कौन था, मीर जुमला था औरंगजेब का सेनापति। और इसी वजह से क्या था, औरंगजेब की ओर से ये गया था यहाँ पर। और इसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया, आलमगीर नगर रख दिया गया था बाद में। इसका कूच बिहार का नाम बदलकर, कूच बिहार का नाम बदलकर आलमगीर की उपाधि के नाम पर आलमगीर नगर रख दिया गया। मुगलों ने अहोमों की राजधानी गढ़वाल को जीत लिया था बाद में। जो मीर जुमला आया था उसके बाद में हुआ था ये सब कुछ। प्रेम नारायण को भी बंदी बना लिया गया था यहाँ पर। इस समय के इस समय असम के शान वंश के अहोम जयध्वज शासन कर रहे थे यहाँ पर। मीर जुमला ने दिलेर खां की मध्यस्थता में अहोमों के साथ संधि कर ली। जब संधि कर ली होगी तो क्या होगा, देखो जब संधि कर लेते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे की बातें माननी पड़ती है। और यह एक अपमानजनक संधि थी। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो गई और इसके बाद यहाँ का सूबेदार जो बना वो बना शाइस्ता खां को बनाएगा। लेकिन असम को जीतने का श्रेय किसे जाता है, असम को जीतने का श्रेय पूरी तरीके से मीर जुमला को ही जाता है। इसकी मृत्यु जरूर हो गई थी मीर जुमला की, लेकिन यदि वो कह दे कि असम को किसने जीता था, तो शाइस्ता खान ने नहीं जीता था असम को जीता था मीर जुमला ने। जयध्वज के बाद चक्रध्वज शासक बनता है जिसने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने अहोमों को पराजित किया और असम को मुगल साम्राज्य में अंततः मिला लिया। तो देखो, असम को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया, शाइस्ता खान ने।
असम को स्वतंत्र किसने कराया? तो मीर जुमला ने। दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। नेक्स्ट। अब देखो, औरंगजेब की पुर्तगालियों के प्रति नीति क्या थी 1666 में? जलदस्यु की मदद से इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने? पुर्तगालियों ने। इसको दबाने के लिए जब शाइस्ता खां को भेजा गया तो इसने क्या हुआ? इसने मुगलों की सेना का पुनर्गठन किया था। किसने? शाइस्ता खां ने। और शाइस्ता खान ने बंगाल की खाड़ी के सोन द्वीप पर अधिकार कर और चटगांव पर भी अधिकार कर लिया। चटगांव कहाँ है? इस्लामाबाद। अब कहाँ है वर्तमान? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? वो भी इस्लामाबाद ही है। अब और हम देखो अंग्रेजों के प्रति क्या थी नीति, देखो 1608 में अंग्रेजों की एंट्री हो जाती है भारत में, क्योंकि 1608 में क्या पहुंचता है? कैप्टन हॉकिंस। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने मात्र 3000 रुपए में 3000 रुपए वार्षिक दर के बदले अंग्रेजों को असीमित व्यापार करने की आजादी दे दी। कहाँ? बंगाल में। ये शाह शुजा कौन था? तो शाह शुजा जो था ये औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब ने पहले हुगली और बाद में बालासोर और इसके बाद चटगांव को लूटा। मतलब और अंग्रेजों ने पहले हुगली को लूटा, उसके बाद बालासोर उड़ीसा में पड़ता है, हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और उसके बाद में चटगांव को लूटा था। इसको हुगली विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इतने क्षेत्र को। फिर अंग्रेजों के कहने पर शाइस्ता खान ने अंग्रेजों की फैक्ट्रियां तोड़वाई और समस्त लाइसेंस को क्या कर दिया? इनके को खत्म। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि अंग्रेज अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे थे। मतलब बादशाह को ये बादशाह नहीं मान रहे थे, इसी वजह से औरंगजेब को ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन बाद में क्या होगा? ये माफी वगैरह मांग लेंगे और फिर से ये क्या करेंगे? फिर से व्यापार करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, फिर से ये अपना फन उठाना शुरू कर देंगे। तो उत्तर पश्चिम नीति क्या थी औरंगजेब की? 1667 में यूसुफजाई जातियों का विद्रोह हुआ। यहाँ का नेता था भागू। इसका दमन अमीन खान ने किया था। 1671 से 72 तक अफरीदी जाति का एक व्यक्ति था अकमल खां ने अपने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाना शुरू कर दिया और सिक्के भी चलवाए। खटक जाति का खुशहाल खां भी इसका सहयोगी हो गया। इन्होंने मिलकर खैबर दर्रे के रास्ते को बंद कर दिया। जो खैबर दर्रा जो पश्चिम की ओर से आता था ना, खैबर दर्रा, यदि उत्तर भारत का है हमारा मैप, तो ये था खैबर दर्रा, यहाँ था। इसको इन्होंने रोक दिया। तो इससे क्या हुआ? व्यापार करने में क्या हो गई? कठिनाई शुरू हो गई। और इसी बात की जब खबर औरंगजेब को मिलती है तो औरंगजेब अपनी सेना लेकर यहाँ से यहाँ के लिए निकलता है। उसमें क्या हुआ? खैबर दर्रे को जब इन्होंने बंद कर दिया तो इन दोनों ने मिलकर अमीन खां को बुरी तरह से पराजित कर दिया। जो औरंगजेब का सेनापति था उसको इन्होंने पराजित कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब खुद चला गया, फिर खुद आया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। इसका सेनानायक मुगीर खां था उस समय। इसके बाद अमीन खां को औरंगजेब ने यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया और दिल्ली आ गया। अमीन खां को यहाँ का क्या कर दिया? मतलब कुल मिलाकर जो यहाँ पर लूटपाट मचा रहे थे ना, उसी को सेनापति बना दिया अपने क्षेत्राधिकार में लेकर। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी थी उत्तर पश्चिम नीति। अब देखो ये भी मेंस का पॉइंट है थोड़ा सा, कि बताइए कि ये सवाल सीधा कर सकता है कि पीसीएस में कि औरंगजेब की उत्तर पश्चिम नीति पर प्रकाश डालिए, तो किस तरीके से प्रकाश डालेंगे आप? तो इन पॉइंटों से तो बात बनेगी नहीं। ये तो केवल हमारे पॉइंट जो है वो किसके हिसाब से हैं? ये केवल प्री के हिसाब से हैं। और जो मेंस के हिसाब से पॉइंट बनेंगे वो अलग बनेंगे बिल्कुल। उनके विषय में एक डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। नेक्स्ट। औरंगजेब की दक्षिण नीति थी। क्या क्या दक्षिण नीति थी? बीजापुर के खिलाफ इसने अलग नीति अपनाई। जैसे इस अभियान के लिए इसने शाइस्ता खां और जसवंत सिंह को भेजा था। यहाँ के शासक कौन था? बीजापुर का आदिल शाह था। आदिल शाह ने इन दोनों को पराजित कर दिया। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी मुगल साम्राज्य के लिए, कि शाइस्ता खां भी पराजित और जसवंत सिंह भी पराजित हो गए दोनों। इन्हें औरंगजेब ने फिर से क्या कर लिया? दिल्ली वापस बुला लिया कि तुम्हारे बस के नहीं है, तुम आ जाओ। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह और अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा था। जयसिंह ने ही 1665 ईस्वी में मराठों पर आक्रमण किया और जिसमें पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि से में यह संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। और जो जयसिंह के बीच हुई तो क्या हुआ? जयसिंह ने शिवाजी को इस बात के लिए मना लिया कि जब भी मुगल दक्षिण भारत में आक्रमण करेंगे तो शिवाजी उसका क्या करेंगे? साथ देंगे। तो इन तीनों ने मिलकर आदिल शाह पर आक्रमण किया था। इसी वजह से शिवाजी को जयसिंह का साथ देना पड़ा। और इस युद्ध में आदिल शाह ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इससे क्रुद्ध होकर मराठों ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। रिजल्ट अभी भी कुछ नहीं निकला। और इस युद्ध में फिर से क्या हुआ? आदिल शाह फिर से जीत जाता है। पहले किसको हराया? शाइस्ता खां और जसवंत सिंह को। दूसरी बार में किसे हराया? जयसिंह को, प्लस शिवाजी को, और प्लस मुअज्जम को। तीनों को एक साथ हरा दिया इसने।
क्यों? क्योंकि छापामार युद्ध पद्धति होती थी। छापामार युद्ध पद्धति कैसी होती है कि युद्ध करो और छुप जाओ, या शत्रु को मारो और छुप जाओ। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों के युद्ध थे और दक्षिण भारत में पहाड़ियां भी हैं। तो युद्ध करो और छुप जाने की नीति, ये यहाँ से क्या हुई, ये दो युद्ध हार चुके थे यहाँ से। दक्षिण भारत में बीजापुर से जो मुगल थे वो दो बार युद्ध हार चुके थे। अब क्या हुआ, 1668 में 1676 से औरंगजेब ने कोई आक्रमण यहाँ पर नहीं किया। इसी बीच में आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ का शासक जो बनता है वो 4 साल का सिकंदर शाह बनता है। इसी बात में क्या थे, मुगल जो थे वो ताक लगाए बैठे थे कि कब इस तरह की कुछ सिचुएशन बनेगी ताकि कोई कमजोर पॉइंट मिल जाए और जिससे हम क्या करें, बीजापुर को अपने एक अधिकार में ले लें। तो यहाँ से इन्हें मौका मिल जाता है। तो दिलेर खां, बहलोल लोदी खां ने मिलकर गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुई, मुगलों की फिर से हार हो जाती है। बाद में आजम खां और खुद औरंगजेब ने मिलकर बीजापुर पर आक्रमण किया और अंततः सिकंदर शाह को आत्मसमर्पण करने पर क्या क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, जिससे बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसका मतलब सीधा सा है कि बीजापुर को जीतने के लिए औरंगजेब को दिल्ली से स्वयं दक्षिण भारत आना पड़ा था। तो दक्षिण भारत में ही क्या होगा, औरंगजेब पूरा अपना जीवन वहीं पर इल्झा रहेगा पूरी तरीके से, कोई खासा निर्णय यहाँ पर निकाल नहीं पाएगा ये। फिर अगला अभियान जो किया इन्होंने, गोलकुंडा पर अभियान किया। 1687 में अभियान होता है यहाँ का, और यहाँ का शासक था अब्दुल कुतुब शाह। इसका दामाद कुतुब शाह का दामाद था अबुल हसन। यहाँ का ये था शासक। इसकी कोई संतान नहीं थी। इसके शासनकाल में मदन्ना और अतन्ना नामक दो हिंदू थे, जो जिनकी सारी शक्तियां, जो जो अबुल हसन के पास की जो शक्तियां थी वो सारी किसके पास थी, इसी के सेनापति, दो सेनापति थे मदन्ना और अतन्ना के पास थी, जिनके हाथ में क्या थी, ये सारी शक्तियां आ जाती। पहला सैन्य अभियान मुअज्जम और अबुल हसन ने किया, के बीच में हुआ, और इसमें अबुल हसन पराजित हो जाता है। इसका मतलब मुअज्जम या मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य की जीत हो जाती है। इस संधि में मुअज्जम ने मदन्ना और अकन्ना को अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए कहा। अब ये तो बड़ी खराब बात थी, लेकिन ये बात जो थी, मदन्ना और अकन्ना को दिल्ली ले जाने की बात जनता को भी पसंद नहीं आई। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ की महिलाओं ने इन मदन्ना और अकन्ना को दोनों को जहर दे दिया और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा अभियान औरंगजेब और अबुल हसन के बीच हुआ, और औरंगजेब ने अब्दुल्ला को अपनी तरफ मिला लिया और गोलकुंडा को फिर से एक बार क्या हुआ, औरंगजेब के क्षेत्राधिकार में ले लिया गया। अर्थात पहले बीजापुर को, फिर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। फिर अंग्रेजों की, जो औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति क्या थी, देखो, मारवाड़ से इसका संघर्ष हुआ। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल सत्ता के अधीन कर लिया और इसके भतीजे इंद्र सिंह को जोधपुर का क्या बना दिया, राजा बना दिया। 1679 में राजपूत और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया, और इस दौरान औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया। ये वही जजिया कर था जिसको अकबर ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने जजिया कर फिर से प्रारंभ कर दिया। जजिया कर क्या होता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था, मतलब जो मुसलमान नहीं है उनसे लिया जाता था। लेकिन इसमें भी कंडीशन थी कि महिलाएं, ब्राह्मण, अपंग और बच्चे, इनसे नहीं लिया जाता था ये जजिया कर। जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए जसवंत सिंह के सेनापति राठौर दुर्गादास ने प्रयत्न किया था, लेकिन क्या हुए, सफल नहीं हो पाए। इसी को लेकर दुर्गादास, फिर बाद में क्या हुआ, इसको लेकर, किसको, अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास कहाँ चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। अजमेर को औरंगजेब ने अपना मुख्यालय बनाया और मारवाड़ पर आक्रमण किया। इसका युद्ध राठौर दुर्गादास से हुआ, जिसमें क्या हुआ, दुर्गादास हार जाता है। दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास चले जाते हैं और यहीं पर सिसोदिया राजवंश की स्थापना होती है। तो सिसोदिया राजवंश कुछ इस तरीके से सामने आएगा निकल कर। फिर मेवाड़ से संघर्ष होता है औरंगजेब का। तो मेवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, को शरण दी थी, मेवाड़ के राजा ने अजीत सिंह को शरण दी थी। इसी के एवज में क्या था, औरंगजेब को बदला लेना था मेवाड़ से। और इसके साथ मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने मुगलों को जजिया कर देने से मना कर दिया। तो अब तो क्या हुआ, अब तो मुगलों को और भी एक मौका मिल गया कि जी, राजपूत तो जजिया कर दे ही नहीं रहे, तो इसी वजह से क्या होगा, मेवाड़ पर फिर से एक बार आक्रमण होगा मुगलों का। और इसी दौरान राणा राज सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया और देवबाड़ी दर्रे पर अपना अधिकार कर लिया, और वहां पर क्या भेज दी, सेना भी भेज दी। लेकिन 1680 में औरंगजेब ने देवबाड़ी पर अधिकार कर लिया।
राणा राज सिंह यहाँ से भागकर पहाड़ियों में चले गए, जहां पर हसन अली ने राणा राज सिंह को पराजित कर दिया। राणा राज सिंह के बाद इसका पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठता है और यह युद्ध करने में असमर्थ था। तो यही कारण है कि बीकानेर के शासक श्याम सिंह की मध्यस्थता में 1681 में क्या होती है, उदयपुर की संधि हो जाती है। अब क्या होगा, देखो जजिया देंगे, शासन तो कौन करेगा, जयसिंह, शासन जयसिंह करेगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, जो कर की वसूली होगी वो सब कहाँ जमा होगा, वो मुगल खजाने में ही जमा होगा। तो इसका मतलब क्या था, सीधी सी बात थी कि जयसिंह ने मुगलों की अधीनता को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। जबकि राणा ने नहीं किया था, राणा जयसिंह ने कभी भी, राणा राज सिंह जो थे उन्होंने मुगलों की सहायता या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी वजह से क्या हुआ, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और जब जयसिंह ने युद्ध नहीं किया तो क्या हुआ, श्याम सिंह थे बीकानेर के शासक और इनकी मध्यस्थता में एक संधि होती है जिसे नाम दिया गया उदयपुर की संधि। तो ये ध्यान रखना है कि उदयपुर की संधि किस किस के बीच हुई, कब हुई। तो उदयपुर की संधि 1681 में जयसिंह और औरंगजेब के बीच हुई। औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख विद्रोह कौन कौन से, देखो शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ, इसी के पुत्र का विद्रोह हुआ 1681 में। औरंगजेब की राजपूत नीति और मारवाड़ अभियान से हटाए जाने के कारण इसने विद्रोह कर दिया और अकबर अकबर जाकर राठौर दुर्गादास और राणा जयसिंह से मिल जाता है, राणा राज सिंह से ये मिल जाता है। दोहरा के युद्ध में मुअज्जम और अकबर के बीच हुआ। जो दोहरा का युद्ध हुआ वो मोहम्मद मुअज्जम और अकबर के बीच हुआ, ये ध्यान रखना। अकबर ये पहले वाला नहीं है, अकबर ये दूसरा है। इस युद्ध में अकबर पराजित हुआ, यहाँ से भागकर संभाजी के पास पहुंचा, लेकिन संभाजी ने से शरण नहीं दी। फिर ये यहाँ से भागकर ईरान चला गया और अंततः 1704 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बल्कि 1703 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और 1704 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के शासनकाल में जाटों का विद्रोह हुआ 1688 में। भारत में औरंगजेब के शासनकाल का प्रमुख विद्रोह था ये। सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह यदि किसी के औरंगजेब के शासनकाल में यदि हुआ था तो वो हुआ था जाटों का। और इसका कारण क्या था, आर्थिक, क्योंकि जजिया वगैरह कर इन्होंने अच्छे खासे लगा रखे थे। और गोकुला, एक जाट जाट था, गोकुला ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को अब्दुल नकवी की मृत्यु हो जाती है, मतलब इस विद्रोह में ही क्या हो जाती है, अब्दुल नकवी की मृत्यु हो जाती है, जो मथुरा का कौन था, फौजदार था। बाद में हसन अली ने गोकुला की हत्या कर दी। जो हसन अली कौन था, ये सूबेदार था, कहाँ का, मुगलों का। इसकी हत्या कर दी। यह सब कब हुआ, 1669 में हो चुका था। और 1686 में राजा राम और रामचेरा का विद्रोह हो जाता है। ये भी दोनों जाट थे, राजा राम और रामचेरा। और इन दोनों ने अकबर के मकबरे को ही खोद दिया। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो अकबर के मकबरे को, या अकबर के मकबरे को खोदकर जो अकबर की हड्डियां थी उनको निकालकर जला दिया गया। तो देखो भाई, मुस्लिम धर्म में यदि किसी मुस्लिम को जलाया जाता है तो वो अपमान माना जाता है। जबकि मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मृतकों को दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दफनाए हुए व्यक्ति को निकालकर उसकी जो हड्डियां बची थी उनको जला दिया गया। इस विद्रोह में मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए कौन मारा गया, राजा राम मारा जाता है। और 1688 में राजा राम के भतीजे ने, जो राजा राम का भतीजा था चूड़ामल, इसने विद्रोह कर दिया फिर से। और चूड़ामल ने अंग्रेजों की मृत्यु के बाद भरतपुर शहर की स्थापना की थी। क्योंकि 3 मार्च 1707 ईस्वी को क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1700, हाँ जी, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान क्या होगा, ये भरतपुर शहर की स्थापना करेगा। सतनामी विद्रोह होता है। सतनामी विद्रोह यह एक वैरागियों के को पंथ था, वैरागियों पंथ था। इसकी स्थापना किसने की थी, विजयसर के एक योगी वीरभान ने की थी। ये कबीरदास के उपदेशों को मानते थे। इन्होंने इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। सतनामी विद्रोह के लोगों को मुंडिया भी कहा जाता था। किसको मानते थे, कबीरदास के उपदेशों को मानते थे। सिखों का विद्रोह होता है इसी के शासनकाल में। देखो सिखों को मुगल साम्राज्य, जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी हमारी, वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ भी पढ़ लेते हैं। सिखों का विद्रोह गुरु हरराय में हुआ। सामूगढ़ के युद्ध के बाद गुरु हरराय ने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था और सहायता भी प्रदान की थी। इससे औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और इसके बदले में क्या होता है, इसके बदले में गुरु हरराय को मुगल दरबार में बुला लिया जाता है। लेकिन ये न जाकर अपने 14 वर्षीय पुत्र राम राय को भेज देते हैं, जो क्या बन जाता है, औरंगजेब का कृपा पात्र बन जाता है और राम राय यहीं रहना प्रारंभ कर देता है। जबकि देखो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने लगवाई थी,
तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवाई जहांगीर ने। और फिर से एक बार एक घटना फिर से दोहराई जाएगी औरंगजेब के शासनकाल में। तो सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी लगवा देगा औरंगजेब। गुरु हरकिशन ने विद्रोह किया था। हरकिशन और रामराय का उत्तराधिकारी की बात आई तो औरंगजेब ने हरकिशन को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। ये जैसे ही दिल्ली के लिए रवाना हुए, चेचक के कारण इनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। चेचक हुआ ना और मृत्यु हो गई। राम राय को औरंगजेब ने देहरादून में बहुत बड़ी जागीरें दी थी। राम राय को औरंगजेब ने क्या दिया था, देहरादून में बहुत बड़ी जागीर दी थी। और यहीं पर क्या बना है, सिखों का सबसे बड़ा, या कह लो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, वो आपका यहीं है, देहरादून में। फिर गुरु तेग बहादुर होंगे। अहोमों के साथ संघर्ष हुआ था इनका। इसमें गुरु तेग बहादुर ने मुगलों का साथ दिया। औरंगजेब ने इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन क्या हुआ, ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते, जिस कारण क्या होता है, औरंगजेब इनको क्या करवा देता है, इनको फांसी लगवा देता है 1676 ईस्वी में। फिर गुरु गोविंद सिंह आए। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने फारसी भाषा में जफर नामक पत्र लिखा था, औरंगजेब के नाम लिखा था इन्होंने। ध्यान रखना, सिखों को हम बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, बिल्कुल सेपरेटली मॉडर्न हिस्ट्री में। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इसी के शासनकाल में थे। लगभग कितने थे, 35%। ऐसा मान लो कि यदि 100 मनसबदार हैं तो 100 मनसबदारों में 100 हिंदू, 35 हिंदू थे यहाँ पर। तो सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या किसके शासन में, का शासनकाल में थी, तो औरंगजेब के समय में थी। इसके शासनकाल में इसने दरबार में वाद संगीत, नौबत, शाही बैंड के बजाने की प्रथा को जारी रखा था। जबकि जो डांसिंग वगैरह, मदपान वगैरह, खेल वगैरह, हंसी वगैरह, सब कुछ क्या थी, सब कुछ वर्जित कर दिया था इसने। लेकिन जो बैंड वगैरह था, ये शाही बैंड वगैरह, इनको वर्जित नहीं किया था। सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में इसी के शासनकाल में हुआ। यह स्वयं बहुत अच्छा वीणा वादक था। वीणा भी अच्छी खासी बजा लेता था। यह अपने जीवन यापन के लिए कुरान की पंक्तियां लिखकर बेचता था, ऐसा कहा जाता है। इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर, चित्रकूट मंदिर और इलाहाबाद के मंदिरों को का जो नवीनीकरण भी करवाया था। इसने होली, मुहर्रम जैसे त्योहारों पर क्या लगवा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया था। इस्लाम धर्म के नियमों के पालन के लिए इसने मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। कि इस्लाम धर्म के नियमों का पालन हो, इसके लिए इसकी देखरेख कौन करेगा, मुहत्सिब नामक अधिकारी। पहला मुहत्सिब समरकंद था और इसका नाम क्या था, मुल्ला ओजाव जी ही इसका नाम था। इसने बनारस में गंगा घाट का निर्माण करवाया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी भी इसने बनाया था। संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। एक ध्यान रखेंगे कि कौन किसके समकालीन था, तो रामदास जो थे वो औरंगजेब के समकालीन होंगे। इसने 1678 में औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था। जो क्या है ये फुअर ताजमहल की नकल है। जैसे ताजमहल बना था, शाहजहां ने बनवाया था, तो ताजमहल की नकल, अपनी नकल करवाई थी इसने औरंगाबाद में। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। और रबिया उद दौरानी का मकबरा बना था यहाँ पर, जो क्या है, ताजमहल की एक नकल है। 1674 में इसने फिदाई खां की देखरेख में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद में बंगाल की तरह छत या खुला हुआ गुम्बद था। इसने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने दौलताबाद में सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के पास इसे दफनाया गया। इसे मतलब जब इसकी मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे कहाँ दफनाया जाता है, शेख बुरहानुद्दीन मकबरे के पास इसको दफना दिया गया, दौलताबाद में। इसके शासनकाल के प्रमुख यूरोपीय कौन थे, तो जॉन डी थेवनोट आया था। कब आया था, 1666 में आया था। कौन था, फ्रांसीसी था। गोमेल गोमेल करेरी आया था 1695 में। यह एक कौन था, एक इटली का वैद्य था। दूसरा था जॉन फ्रेयर। जॉन फ्रेयर 1672 से 81 के बीच आया था। तो ये अंग्रेज यात्री था। ये भी ध्यान रखेंगे कि कब कौन कौन आए थे, किसके शासन समय में आए थे। इसके शासनकाल के प्रमुख संगीतकार रसबैन खां, हयात सरनैन, कलावंत और कृपा थे। फकीरुल्लाह ने नाकुतुदुल का अनुवाद राग दर्पण के नाम से किया था। मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल के संगीत परिजात का अनुवाद किया था। मिर्जा मोहम्मद ने तूफुतुल की रचना की थी। देखो इतना कुछ, इतना प्रतिबंध लगने के बावजूद भी इतना कुछ हो रहा था,
मुगल साम्राज्य में। क्यों? क्योंकि लोग बाग चोरी छुपे किताबों की रचना कर रहे थे, पुस्तकों ग्रंथों को लिख रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और तो काम था नहीं। और यदि कोई और काम होता भी तो उनसे हो नहीं पाता। तो खुद सोचो आप लोग, एक कलम चलाने वाला इंसान तलवार कैसे चला पाएगा? तो वही था, कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी तो कंडीशन बननी थी। तो ये लोग केवल कलम चलाना नहीं जानते थे, तलवार चलाना नहीं जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या था, रोजी रोटी के लिए तो कमाना था, इसलिए चोरी छिपे क्या थे, ग्रंथों की भी रचना और पुस्तकों की भी रचना करते रहते थे। वरना तो बताओ, खुद ही सोचो आप लोग कि इतनी सारी पुस्तकों की रचना कैसे हो गई। और वेंकट रमन ने चतुंडी काशिका की रचना की थी इसी दौरान। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन बनेगी आपकी। दूसरा, इसके शासनकाल में रघुनाथ प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था। इसने मुदुत्त माला और रसकल हक्कम की रचना भी की थी। खफीका ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी। और मिर्जा मोहम्मद काजिब ने आलमगीर नामा की रचना की थी। ये ध्यान रखना कि आलमगीर नामा की रचना किसने की? मिर्जा मोहम्मद काजिब। क्योंकि आलमगीर किसका नाम था? जहांगीर औरंगजेब का ही नाम था आलमगीर। और साफी मुस्ताद ने मासिर ए आलमगीरी की रचना की। ईश्वर दास ने फतुहात ए आलमगीरी की रचना की थी। कुछ और भी हैं, जैसे भीमसेन ने नुस्ख ए दिलकुशा की रचना की। इसके सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी सहाबाई अंकित मिलता है। इसके सिक्कों पर ध्रुपद, शोभा, प्रताप, वर्षगांठ, होली, नाइक, भेदी, भेद भी मिलते हैं सिक्कों पर। इस तरह के अंकन भी मिलते हैं इसके। और मुगल काल में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किसके शासनकाल में हुई? तो औरंगजेब के शासनकाल में ही सिक्कों की ढलाई हुई थी। देखो, ये आपका जो मुगल साम्राज्य है ये हो जाता है खत्म। अब फिर से वही कंडीशन आती है कि हम उत्तर मुगल काल को यहाँ पढ़ें या मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ लें। वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, यहाँ भी आप पढ़ सकते हो और आप बाद में भी पढ़ सकते हो। यदि आप मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ लेना, वहाँ बता देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं या वहाँ पढ़ना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप इन्हें यहीं पढ़ लें, लेकिन फिर भी आपका जो होगा, आपका जो कमेंट होगा, ये निर्णय करेगा कि ये उत्तर मुगल काल को आप यहाँ पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो कैसे हमें यहाँ पर पढ़ना है या बाद में पढ़ना है इसको। तो ये आपका जो था, जो 6 मुगल सम्राट थे, जो मुगल साम्राज्य के 6 लोग थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये ही फेमस थे। बाकी के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना उनके बारे में, दो दो चार चार लाइनें मिलेंगी देखने को, वही पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो यही फेमस थे और इनको हमने आसानी से ख़त्म कर लिया है। अब देखो, यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए मॉडर्न की, मिडेवल की और एंशियंट की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके लिए मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ साथ यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स की फॉर्म में, तो इसके लिए आप मेल कर देना मुझको, तो वो भी आपको 8 से लेकर 10 दिन में आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। ठीक, तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।